ये क्वेश्चन आंसर एग्जैक्ट वैसे ही हो जैसे आपको यूपीएससी में जब आप मेंस देने जा रहे हो तो उस समय लिखने हैं। और उसके साथ साथ जो मेन खास बात ध्यान रखी गई है कि वर्ड लिमिट भी एग्जैक्ट उतनी ही है जितनी की आपको लिखनी है। और उसके साथ साथ 6 पॉइंट एनालिसिस का इसमें सभी आंसर लिखते समय विशेष ध्यान रखा गया है। लास्ट में जैसे आगे की राह जहाँ लिखते हैं वे फॉरवर्ड, वहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलाज वगैरह ट्राई कर सकते हैं, इनोवेटिव फॉर्मूला जो आपके आंसर को दूसरों के आंसर से डिफरेंट बनाते हैं। हाय एवरीवन, जीएस पीआईक्यू पे हमारी बुक आ रही है जिसपे इससे पहले वाले सेशन में हमने हिस्ट्री से जो सैंपल क्वेश्चन आंसर है उनको हमने डिस्कस किया था। और इस वाले सेशन में हम हमारी बुक में से जो इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। ये कंप्लीट GS1, GS2 और GS3 और GS4 पे हैंड रिटन बुकलेट ये तैयार हो रही है जो जल्द ही 2025 का जब मेंस हो जाएगा तो उसके अपडेट के साथ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चन आंसर हैंड से लिखे हुए हैं और प्लस ये ध्यान रखा गया है कि ये क्वेश्चन आंसर एग्जैक्ट वैसे ही हो जैसे आपको यूपीएससी में जब आप मेंस देने जा रहे हो तो उस समय लिखने हैं। और उसके साथ साथ जो मेन खास बात ध्यान रखी गई है कि वर्ड लिमिट भी एग्जैक्ट उतनी ही है जितनी की आपको लिखनी है। और उसके साथ साथ 6 पॉइंट एनालिसिस का इसमें सभी आंसर लिखते समय विशेष ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन का जब आंसर लिखा जाए तो इनमें ये 6 क्वालिटी हो। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कोई भी एक अच्छा मॉडल आंसर है उसमें क्या क्या होना चाहिए, या एक अच्छा मॉडल आंसर या एक अच्छा आंसर कब माना जाएगा, तो मेरे अनुसार अगर इन 6 पॉइंट को हम शामिल कर दें तो एक अच्छा मॉडल आंसर उसे कह सकते हैं। तो वो 6 पॉइंट कौन कौन से, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने डिस्कस किया है लेकिन जल्दी से यहाँ पर भी कह सकते हैं कि सबसे पहले तो उसमें जो कंटेंट है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट कैसे कि प्रत्येक पेपर की एक अलग डिमांड है, GS1 की, GS2 की, GS4 की, तो उस डिमांड के अनुसार क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। और उसके साथ हमें कीवर्ड्स का यूज करना है। कीवर्ड्स का यूज कैसे करना है, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने जाना था, इस सेशन में भी हम देखेंगे कि कैसे कीवर्ड्स का यूज हम आंसर में कर सकते हैं। और उसके साथ जब भी हम कोई बात लिख रहे हैं या कोई कंसेप्ट लिख रहे हैं तो उसके साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल कुछ हर एक कंसेप्ट के साथ में तो कोशिश करनी है कि हर एक क्वेश्चन के आंसर में 4-5 एग्जाम्पल आप लिखो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर मैं 2-3-4 चाहे उतने स्टार लगाता हूँ कि हर बात को हमें कंसाइज रखना है। ऐसा नहीं है कि हम लैंग्वेज बना के बहुत ज्यादा उस पर वर्ड लिमिट खर्च कर रहे हैं, कंसाइज लिखना है। और 5th इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे पास टाइम है और हमने आंसर राइटिंग में महारत हासिल करनी है तो हमें इन 2 चीज़ों पर भी फोकस करना है। एक तो हमें ग्राफ और डायग्राम, स्पेशली GS3 का अगर आप आंसर लिख रहे हो तो ग्राफ के साथ ही आप लिखोगे और कुछ डायग्राम बनाने की भी कोशिश करनी है। और लास्ट में जैसे आगे की राह जहाँ लिखते हैं वे फॉरवर्ड, वहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलाज वगैरह ट्राई कर सकते हैं, इनोवेटिव फॉर्मूला जो आपके आंसर को दूसरों के आंसर से डिफरेंट बनाते हैं। ये जितने भी सेशन हैं इन सब की PDF आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल अशोक सोनी IRS सर्च करके टेलीग्राम पर भी जो भी ये सैंपल PDF है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगेन एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि GS1, GS2, GS3 और GS4 इन चारों पेपर्स की डिटेल्ड हैंड रिटन आंसर बुकलेट अभी टीम के द्वारा रेडी हो रही है। जैसे ही सिविल सर्विस मेंस 2025 कंप्लीट हो जाएगा वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी के सैंपल आंसर की। हम देखेंगे कि कैसे ये जब बुक लिखी गई है तो किस तरह आंसर लिखे गए हैं या उन क्वेश्चन को समझने की अप्रोच क्या है। और उसके साथ साथ जब आंसर लिखे जा रहे थे तो उसमें जब लिखते समय अप्रोच क्या रही है तो उस अप्रोच को जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बुक का कवर पेज देख सकते हो। इस कवर पेज के साथ आपको जब ये बुकलेट बन जाएगी तो लगभग ऐसा कवर पेज आपको दिखेगा। इस कवर पेज के साथ आपको ये बुक मिलेगी। अब हम बात करते हैं 2024 में जो अभी हाल ही में मेंस हुआ था
उसके जो मॉडल आंसर कैसे लिखे गए या क्या हो सकता है, उन मॉडल आंसर की हम एक बार इस पे अब थोड़ा डिटेल में 4-5 क्वेश्चन हम लेंगे और उनको डिटेल से जानेंगे कि कैसे ये आंसर लिखे गए थे और लिखते समय क्या अप्रोच की ध्यान रखा गया। और आप भी अगर अपने खुद हैंड रिटन लिखो या उससे रिलेटेड नोट्स बनाओ तो क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हो या क्या स्ट्रेटेजी आंसर राइटिंग के दौरान आप यूज कर सकते हो। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने इंडियन सोसाइटी से ही कि लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये पार्ट 1 हम डे फर्स्ट से ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे यूपीएससी में या यूपीएससी पीवाईक्यू का कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो एक हैबिट हम विकसित कर लेंगे कि हमें सबसे पहला ध्यान रखना है कि आंसर और लिखने की स्ट्रेटेजी ये सब तो बाद में है, लेकिन पहले हमारा मुख्य फोकस रहेगा कि क्वेश्चन की डिमांड को समझना। और क्वेश्चन की डिमांड को समझने के साथ साथ ये भी समझना कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जिस डिमांड के अनुसार पूछा गया है, उसका वेटेज भी उसी के अकॉर्डिंग हमें देना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ना सीखें। अलग अलग पार्ट में हम तोड़ लेंगे क्वेश्चन को कि यूपीएससी ने पूछा क्या क्या। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है कि हमें लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता और महिला सशक्तिकरण के बीच में अंतर बताना है। पार्ट 1 इसको मैं नाम दे दिया। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है। तो 2 पार्ट में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब जब आप इसका आंसर लिखने बैठो तो आपका पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए कि इस दोनों पार्टों को आपको इक्वली वेटेज देना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो अगर इस क्वेश्चन की शुरुआत की अगर बात करें तो और उसके साथ साथ अगर 2 पार्ट में क्वेश्चन है तो हम जब इंट्रो दें तो हमें कोशिश करनी है कि इंट्रो को इस प्रकार से हमें इंट्रो लिखना है। एक अच्छा इंट्रो हो सकता है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है लगभग सबको टच करता हुआ इंट्रो हो, वो बेस्ट इंट्रो माना जाता है। अब बात करते हैं जैसे इसका इंट्रो किस तरह लिखा गया है कि वर्तमान में सामाजिक विकास विचार में लैंगिक दृष्टिकोण। अब इस प्रकार के कीवर्ड को आप यूज कर सकते हो। अगेन जैसे हिंदी मीडियम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जीएस में नंबर मोस्ट ऑफ ये देखा जा रहा है कि 400 से नीचे ही रह रहे हैं या बहुत कम मामलों में देखा जा रहा है कि 410, 420 या 430 प्लस मार्क्स आए हैं। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि हम जब लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं तो बहुत सिंपल आम बोलचाल की लैंग्वेज यूज करते हैं आंसर में, लेकिन वो आपको नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि अच्छा एक बहुत मतलब गुड से भी अगर हम कहें एक्सीलेंट वाली कैटेगरी में मार्क्स आए तो उसके लिए आपको हर एक छोटी चीज पे ध्यान रखना होगा। उसके लिए आपको एग्जाम्पल अच्छे लिखने होंगे, उसके लिए आपको कीवर्ड अच्छे लिखने होंगे, उसके लिए आपको फॉर्मूला, डायग्राम, ग्राफ ये सब यूज करना होगा। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ आपको लैंग्वेज भी थोड़ी परिष्कृत लैंग्वेज में आपको लिखना है। तो इस तरह आपको जैसे इस तरह के जो कीवर्ड है लैंगिक दृष्टिकोण या फिर समावेशी, सशक्त समाज, इस तरह के कीवर्ड यूज करने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। वर्तमान में सामाजिक विकास विचार में लैंगिक दृष्टिकोण केवल महिला केंद्रित न रहकर एक समान, समावेशी, सशक्त समाज के निर्माण का आधार बन गए। यानी इस इंट्रो को हम कह सकते हैं कि एक बेस्ट इंट्रो है कि इस इंट्रो में कोशिश की कि जो भी पूछा गया दोनों को टारगेट करते हुए एक शुरुआत कर दी। और अब जो हम जिस मसाले की हम बार बार बात करते हैं क्यूयूपी में, और वो मसाला ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि एक फॉर्मूला हमने बना दिया कि लैंगिक समानता प्लस लैंगिक निष्पक्षता प्लस महिला सशक्तिकरण इज इक्वल टू लैंगिक न्याय। अब इस तरह का इनोवेशन आपको भी कोशिश करनी है धीरे धीरे। जब आप आंसर राइटिंग, या तो आप आंसर राइटिंग के शुरुआती फेज में हो या फिर चाहे आप एडवांस फेज में हो, चाहे आपने 1-2 मेंस लिख लिया हो या फिर आपने भले ही अभी शुरुआत की हो, आपको अपना आइडियल इसी प्रकार के आंसरों को बनाना है कि मुझे एक दिन इस लेवल पे रीच पहुंचना है। इस टाइप के आंसर लिखने की मुझे कोशिश करनी है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आपने पहले शुरुआत कर दी और अगर इस टाइप की आप आंसर नहीं लिख पा रहे हो तो कोशिश करो कि इस प्रकार के आंसर आप लिखो। अब मैं आगे बात करूं तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा गया था कि हमें लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता और महिला सशक्तिकरण, इन तीनों को अच्छे से इनका अंतर स्पष्ट करना है। अब आपके ऊपर है कि आप अंतर तो देखो हर कोई लिख के आएगा, ऐसा नहीं कि अंतर अगर पूछा है तो किसी ने लिखा नहीं है, सबको लिखना है। लेकिन अब आप उसको पेश किस तरह करते हो, उसके डायमेंशन कितने ज्यादा खोलते हो, ये आपके ऊपर
डिपेंड करता है। जैसे अगर आप, एक तो ये हो सकता था कि मैं बस लैंगिक समानता 3 पैराग्राफ बनाता, जिसमें एक में ये बता देता कि लैंगिक समानता ये है, दूसरे में बता देता कि लैंगिक निष्पक्षता ये है, और तीसरे में बता देता कि महिला सशक्तिकरण ये है। ये एक बहुत ही एवरेज तरीका हो जाता और आपको मार्क्स भी बहुत एवरेज आते। लेकिन जो एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि नया सिर्फ इन तीनों में अंतर बताने की कोशिश हुई है की है, जबकि अलग अलग डायमेंशन भी खोल दिए। तो हम एक अच्छी सी सारणी बना लेंगे और उसके बाद में अलग अलग डायमेंशन खोल देंगे कि जी इनका अर्थ क्या है। सिंपल, बहुत ही कम कीवर्ड यूज करके, बहुत ही कम लैंग्वेज के साथ तीनों का अर्थ बता देंगे। ठीक है, बेसिक्स आया कि अगर आपने यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से तैयार किया तो आपको निश्चित है कि लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता और महिला सशक्तिकरण के बीच में एक मोटा मोटी अंतर आपको पता होगा। लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा यहाँ पे लैंग्वेज नहीं खर्च करनी है, यहाँ पे वर्ड खर्च नहीं करने हैं। आपको अलग अलग डायमेंशन खोलने हैं कि दृष्टिकोण क्या है, इनका प्रभाव कैसा अलग क्या रहता है, या और क्या अलग अलग अदर डायमेंशन क्या हो सकते हैं, या फिर इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अब इस तरह की अगर आप अप्रोच अपनाओगे तो निश्चित तौर पर आप दूसरों से कहीं अधिक आगे हो जाओगे। तो ये इन्हीं सब चीज़ों का इन मॉडल आंसर को लिखते समय ध्यान रखा गया है। और उसके बाद में जो विशेष बात यह है कि हम पहले दिन से ही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमें पूछा गया है हम बराबर उसको वेटेज देंगे। जैसे इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें इन तीनों कीवर्ड के बीच में अंतर पूछा था, और सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं कि इसमें कि कार्यक्रम की परिकल्पना व कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों का महत्व क्या है। तो जो जैसे ही हमने दूसरा पार्ट स्टार्ट किया, हमने प्रॉपर इसको वेटेज देते हुए इस वाले क्वेश्चन के इस वाले पार्ट को भी लिखना स्टार्ट कर दिया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो हमें ध्यान रखना है कि एक तो हमें डायमेंशन ज्यादा खोलने की कोशिश करनी है। ये पहले दिन से ये अप्रोच अपना लेनी है कि कोई भी हम आंसर लिख रहे हैं तो हमें कोशिश ये करनी है कि मुझे एक एक्स्ट्रा डायमेंशन खोलना है, जो मुझे आ रहा है उससे +1 कर देना है। इस तरह आप हर क्वेश्चन में या हर एक थीम का 4 से 5 डायमेंशन लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो इसमें महत्व क्या क्या है, तो ऐतिहासिक असमानताओं का संबोधन करना। अब आप देख रहे हो कि एक मैंने ये हेडिंग दी, इसको 2 अंडरलाइन कर लेना, 2 लाइन से या 1 लाइन से, और उसके साथ मैंने एग्जाम्पल दिया। और एग्जाम्पल कौन सा दिया है, जो रिसेंट में चल रहा है। ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है क्वेश्चन को लिखने की, कि आप अपने करंट अफेयर्स के नॉलेज का आंसर में अप्लाई कर पा रहे हो, और उसके साथ साथ वो एग्जाम्पल लिख रहे हो जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है। अगर सोफिया कुरैशी जी का आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चित था, और उसका एग्जाम्पल आप लिख रहे हो अपने इंडियन सोसाइटी वाले पार्ट में, इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि हर एक क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल लिखने, और एग्जाम्पल भी कोशिश करनी है कि वो लिखें जो थोड़ा रिसेंट हो और जिसके ऊपर थोड़ी इस पिछले 1-2 साल में चर्चा अच्छी खासी हो रही हो, तो वो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट माने जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरा, कि दूसरा पॉइंट क्या है, आर्थिक विकास, यानी कार्यान्वयन और परिकल्पना, कार्यक्रम के परिकल्पना व कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों का क्या महत्व हो सकता है। तो इसका दूसरा पॉइंट है आर्थिक विकास, यानी कि जनसंख्या का पूरी क्षमता से दोहन व समावेशन, आर्थिक विकास को बढ़ावा। तो इस तरह हम अलग अलग डायमेंशन खोल के और अलग अलग पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ठीक है, और अब आपको एक चीज जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ग्राफ और पाई चार्ट इनका यूज करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डेटा याद आ रहे हैं, अब आप उसको सिंपली डेटा में लिख के कोशिश करोगे कि इस तरह के पाई चार्ट और इस तरह अगर आप लिखोगे तो इससे क्या, एक तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रह रहा है, और दूसरा थोड़ा सा इनोवेटिव लग रहा है। अगर यही मैं अगर डेटा 4-5 लाइन में लिखता तो एक तो मेरे वर्ड्स एक्स्ट्रा खर्च होते, और दूसरा टाइम भी अधिक लगता। तो थोड़ा सा इस टाइप का इनोवेशन का भी हर एक आंसर में ध्यान रखना है, जैसे ये भी मॉडल आंसर लिखते समय ध्यान में रखा गया है। अब अगर मैं बात करूं, अगर हम आगे देखें, ठीक ऐसे हर एक पॉइंट के साथ एग्जाम्पल का यूज कोशिश की गई है कि अब नीतिगत समावेशन और उसमें साथ में महिला ग्राम सभा।
फिर हमने राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, साथ में एग्जाम्पल दे दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो इस तरह आपको एग्जाम्पल का यूज अपने क्वेश्चन आंसर में करना है। अब अगर आप इस प्रकार के मॉडल आंसर, हैंड रिटन मॉडल आंसर का यूज लेते हो अपनी प्रिपरेशन में, तो दो फायदे है कि एक तो आप खुद सीख जाते हो कि किस तरह कीवर्ड, एग्जाम्पल इनका क्वेश्चन में यूज करना है, और दूसरा कि आप ये भी देख सकते हो कि एक आइडियल आंसर कैसा हो सकता है जो एग्जाम हॉल तक जाए। तो इस टाइप के आंसर आप लिखने की कोशिश कर सकते हो। और ये चीज हो सकती है एड ऑन कि हालांकि सरकारी प्रयास पूछे नहीं गया, लेकिन इसमें ऑलरेडी ये आप अगर अलग से ऐड करते हो तो ये आपको दूसरों से 0.5 या जो एक नंबर एक्स्ट्रा लाने वाली स्ट्रेटेजी है उसको और बढ़ाता है कि आपने इससे रिलेटेड की करंट अफेयर, करंट में जो सरकारी योजनाएं प्रचलित है उससे भी आप अवेयर हो। तो एग्जामिनर को आप ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें लिखकर आप प्रभावित कर सकते हो। तो अब हम देख सकते हैं कि हमने इंट्रो और मेन बॉडी को डिस्कस कर लिया, लेकिन क्वेश्चन की अगर मैं तीसरे पार्ट की बात करूं तो कंक्लूजन पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले भी हमने बात की थी कि एक प्रॉब्लम बड़ी आ रही है कि कंक्लूजन को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं जरूरत से ज्यादा, जबकि कंक्लूजन जितना ज्यादा कंसाइज होगा, कंक्लूजन जितना ज्यादा शॉर्ट होगा और उसमें कुछ कीवर्ड का यूज होगा वो बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा कंक्लूजन लिखने बैठ रहे हो। जैसे इस क्वेश्चन के कंक्लूजन की मैं अगर बात करूं तो वो छोटा सा कंक्लूजन लिख के और उसके साथ में कीवर्ड भी यूज कर दिए, जैसे कि अतः लैंगिक सरोकारों का समावेश विकास को संवेदनशील नीतियों को प्रभावी व समाज को न्यायपूर्ण बनाता है जो सतत, ये देखो इस टाइप से हम कीवर्ड यूज कर सकते हैं कि सतत व संवेदनशील समाज की नींव रखता है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन लिखने का प्रयास करना है। और अब एक और क्वेश्चन के जरिए हम जानेंगे कि कैसे अप्रोच को डेवलप किया गया है और किस अप्रोच के साथ इन प्रकार के क्वेश्चनों को लिखा गया है और आपको भी किस तरह कैसी अप्रोच रखनी है, इस पे हम बात कर रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे जो 2024 में यूपीएससी ने पूछा है इंडियन सोसाइटी से, कि समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली अंतर जातीय विवाह कुछ हद तक बड़े हैं। तो ये पार्ट 1 हो गया हमारा। किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है, विवेचना कीजिए। अब आपको सबसे पहली क्वेश्चन को देखते दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। और डिमांड समझने के लिए हमने एक फॉर्मूला अपना गया है कि हम इस क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में तोड़ लेंगे। तो इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने कहा है कि अंतरजातीय विवाह तो कुछ हद तक बढ़े हैं लेकिन अंतर धार्मिक विवाह नहीं बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण है, इस पर हमें विवेचना करनी है। हमारे पास 150 शब्द हैं, मिनट है करीबन 7, और इसमें ही हमें इस पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो इस क्वेश्चन के बारे में जैसे अगर हम क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो या अगर आंसर राइटिंग के शुरुआती फेज पे हो तो आपके सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज ये आ रहा होगा कि शुरुआत कैसे करें। तो इंट्रो, जैसे एक इससे पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में हमने डिस्कस किया कि एक बेस्ट इंट्रो ये हो सकता है कि जो क्वेश्चन में सारी चीजें पूछी है उनको टच करते हम इंट्रो लिख लें। और दूसरा अगर मैं अलग इंट्रो की बात करूं जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है कि क्वेश्चन में जो पूछा है अगर उसका कुछ अच्छा ऑफिशियल डेटा आपके पास है तो डेटा के साथ हम शुरू कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन की जैसे शुरुआत की मैं कि आंसर की शुरुआत की कि हमने शुरुआत कर दी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अनुसार। अब ये बिल्कुल मतलब बेस्ट सटीक बैठता है कि आप इस प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन पूछें और अगर आप इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड अगर कोई आंसर लिख रहे हो या हेल्थ से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के कुछ डेटा आप रेडी कर लो। जो रिसेंट नेशनल एनएफएचएस हुआ है उसके डेटा आप तैयार रखो ताकि जैसे ही आपको कुछ पूछे तो आप रेडीमेड इंट्रो आप अच्छे से आप लिख सको। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा कि अंतरजातीय विवाह तो बढ़ रहे हैं लेकिन अंतर धार्मिक विवाह है उनके बारे में कम सच्चाई है। और इसी में हमने डेटा का क्या यूज किया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि भारत में 10% विवाह है वो अंतरजातीय है, जबकि जो अंतर धार्मिक है वो मात्र 2% है। मैं समझता हूं कि ये इस पूरे क्वेश्चन की एक बिल्कुल सटीक शुरुआत है कि आपने इस हिसाब के डेटा का यूज किया जो इस पूरी लाइन को अच्छे से डेटा के अनुसार प्रूव कर रहा है। यहाँ पे यूपीएससी ने एक जनरल लाइन बोली, यहाँ पे हमने डेटा का यूज करके और ऑफिशियल डेटा का यूज किया है, डेटा का यूज करके बिल्कुल इसको प्रूव कर दिया है। अब अगर हम आगे देखें क्वेश्चन की, प्रत्येक क्वेश्चन की अप्रोच में हमारा यही इसी बात पे फोकस है कि इंट्रो के बाद में
हम कोशिश करेंगे कि एक जब भी हेडिंग दें तो थोड़ा सा अच्छे से गैप छोड़ देंगे, ताकि एग्जामिनर जब चेक करे तो उसको हेडिंग क्लियरली दिखाई दे। और उसके साथ हमें ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है कि जब भी हम हेडिंग दें तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दें। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतरजातीय विवाह है ये तो बढ़ रहे हैं, तो पहला पार्ट ये था कि अंतरजातीय विवाह तो बढ़ रहे हैं, तो पहले पार्ट में हम यही हेडिंग दे देंगे कि अंतरजातीय विवाह में वृद्धि के कारण क्या है। अब कारणों पे जब आप बात करो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे इनोवेटिव होना है। आपको यहाँ पे जनरलिस्टिक कारण नहीं लिखने हैं, आपको वो उन कारणों की, क्योंकि इंडियन सोसाइटी हमारे आसपास के समाज को लेकर पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जैसे 2023 में मुझे याद है मेंस में जब लिख रखा था, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि दुलारने की जगह आजकल बच्चों के लिए दुलारने की जगह मोबाइल ने ले ली है। अब आपको इस पे अगर क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आपको इस पर कोई बहुत ज्यादा कोई किताब पढ़ के आने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास के समाज में देख रहे हो कि आज के समय में बच्चों में मोबाइल के प्रति जो आकर्षण है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो पहले दादी नानी की कहानियां बच्चे सुना करते थे, आजकल वो मोबाइल में गेम और उसमें लगे हुए हैं। तो उस प्रकार से उनके मानसिक दृष्टिकोण में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है उसको लेके आपको आंसर देना है। तो ये अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का यूज करते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। तो यही चीज आपको मोस्ट फोकस करनी है जब भी आप इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तो जैसे इसमें अंतरजातीय विवाह में वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं, अगर हम एक पहला कारण तो ये देख सकते हैं कि हायर एजुकेशन में वृद्धि हो रही है। हायर एजुकेशन में वृद्धि हो रही है तो शहरों की तरफ गमन हो रहा है, और शहरों में जनरली गांवों की अपेक्षा कास्ट के प्रति कम संकीर्णताएं हैं। तो पहला कारण यही है। जैसे पहला कारण यह दिया कि शिक्षा व शहरीकरण, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। उच्च शिक्षा व मल्टीकल्चर स्पेस, अब इस प्रकार के कीवर्ड भी आप एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए साथ में, अगर आपके कुछ कीवर्ड तैयार है तो आप इस तरह के कीवर्ड डाल सकते हो क्वेश्चन के पॉइंट के साथ में। से जातिगत बंधन कमजोर हुआ। अब आपको मोस्ट चीज ये लगनी है, अगर आपको अपना जो आपने टॉपिक उठाया है अगर आप चाहते हो कि वो बिल्कुल प्रूव हो जाए, बिल्कुल सटीक हो जाए, तो एक एग्जाम्पल साथ में हमें लिख देना है। और एग्जाम्पल अगर कॉमन होगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे उस शिक्षा की बात की और यहाँ पे दे दिया कि डीयू या आईआईटी जैसे संस्थान, ठीक है। ठीक वैसे अगला पॉइंट आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता आएगी तो जातियों का समान आर्थिक स्तर होने से विवाह में जाति कम निर्णायक हो जाती है। जहां क्लास की बात आती है तो थोड़ी कास्ट कम निर्णायक हो जाती है। ठीक वैसे विवाहों में आधुनिकता, संवैधानिक संरक्षण। अब एक बार अगर आपने मेन थीम को पकड़ लिया, क्वेश्चन की डिमांड को पकड़ लिया, उसके बाद आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा कि आप डायमेंशन नहीं खोल पाओ। तो आप अलग अलग चाहे उतने डायमेंशन खोल सकते हो। और उसके साथ आपको बस ये ध्यान रखना है कि हर डायमेंशन के साथ एग्जाम्पल, हर संभव कोशिश करनी है कि हर पॉइंट के साथ अच्छे एग्जाम्पल आ जाएं। और उसके साथ साथ जो हमारी मेन यूएसपी है क्वेश्चन के आंसर लिखने की, कि जब भी हम डेटा का यूज करेंगे तो उसको सामान्य लाइनों में या बल्कि लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, बल्कि कुछ इनोवेटिव तरीके से डेटा का यूज करेंगे ताकि वो अलग से रिफ्लेक्ट भी हो और थोड़ा सा एग्जामिनर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले। तो इस तरह इंडियन सोसाइटी के हर एक क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश की गई है इन पीवाईक्यू बुक में। और अब जैसे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या था कि अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में, तो यानी कि दूसरा पार्ट हमें सीधा, अगर हम नेक्स्ट पेज से शुरुआत करें क्योंकि हमें वेटेज भी बराबर देना है, तो दूसरे में हमें ये बताना है कि अंतर धार्मिक विवाहों की न्यूनता के कारण क्या है। अब आपको फिर पॉइंट वाइज और उसके साथ एग्जाम्पल का यूज करते हुए आगे बढ़ना है कि एक तो धार्मिक गौरव की भावना है, राजनीतिक ध्रुवीकरण है, सांस्कृतिक असहिष्णुता है और कानूनी कुछ जटिलता है। जैसे इसका आपको स्पेशल मैरिज एक्ट की यहाँ पे आप बात कर सकते हो। और जैसे सांस्कृतिक असहिष्णुता में आप ऑनर किलिंग, सामाजिक बहिष्कार, इनकी बात कर सकते हो। राजनीतिक ध्रुवीकरण, जैसे इसका सीधा एग्जांपल दे दो कि यूपी का विवाह प्रतिशत अधिनियम 2020। आपको थोड़े से ना तो स्पेशली ये फोकस करना है कि जब आप क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप एकदम बिल्कुल ही जर्नलिस्टिक हो के आम बोलचाल की भाषा में आ जाए, नहीं, आपको बिल्कुल कीवर्ड के अकॉर्डिंग और जो एक थोड़ी सी शुद्ध हिंदी है जो जिसे हम
थोड़ी सी संस्कृत निष्ठ हिंदी कह सकते हैं, ज्यादा आपको टेक्निकल भी नहीं होना है, लेकिन थोड़े से जब शब्दों का यूज कर रहे हो तो आम बोलचाल की भाषा के शब्द यूज नहीं करके थोड़े से जो प्रचलित शब्द हैं उसको आप यूज करोगे, जैसे राजनीतिक ध्रुवीकरण, धार्मिक गौरव, तो सांस्कृतिक अस्तित्व है, तो इस टाइप की लैंग्वेज को आप यूज करोगे, स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए मैं बता रहा हूं, तो आपको निश्चित तौर पर दूसरों से अच्छे मार्क्स आएंगे। इसी तरह आगे हम देखें तो फिर हमने वापस जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया, क्योंकि ये जो यूपीएससी ने सिलेबस में स्पेशली मेंशन कर रखा है कि हमें जो इस प्रकार के सेक्शन है उनसे रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम है उस पर भी ध्यान रखना है। तो जब आपको आंसर में अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो जो गवर्नमेंट स्कीम आपको याद आ रही हो, या गवर्नमेंट के कोई प्रोग्राम हो, या इवन कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी कोई प्रोग्राम हो, तो बिल्कुल छोटी सी जगह में आपको यहाँ पे अलग से मेंशन कर देना है, जो आपको निश्चित तौर पर थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर दिलाने में मदद करेगा। और अब जो हम जैसे हम 6 पॉइंट में भी बात कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चनों में हमें ट्राई करना है कि हम फॉर्मूला का भी उपयोग करें। फॉर्मूला का उपयोग सबसे ज्यादा ये कारगर रहता है इसमें कि आपको कम शब्दों में बहुत ज्यादा बातें कहने का मौका मिल जाता है। जैसे अगर मैं थोड़ा जूम करूं तो इस फॉर्मूला के माध्यम से दिख रहा होगा, इस फॉर्मूला से बहुत सारी बातें एक साथ कह दी गई है, जैसे संवैधानिक संरक्षण प्लस सामाजिक संवाद प्लस संस्थागत समर्थन प्लस जागरूकता संवर्धन इज इक्वल टू सांस्कृतिक समरसता का विस्तार। ये हमने आगे की राह अगर में लिख दिया है कि अगर हम ये उपाय अपनाते हैं तो सांस्कृतिक समरसता का विस्तार होगा, सांस्कृतिक समरसता का विस्तार होगा तो अंतर धार्मिक विवाह है वो भी बढ़ेंगे। आप देख रहे हो, अगर यही चीज अगर लिखनी होती तो बहुत सारे वर्ड मेरे लग जाते, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला बना दिया जिसमें ये आगे की राह भी हो गई, जिसमें मैंने ये भी बता दिया कि अगर ये चीजें हम अपना लेते हैं तो हम अंतर धार्मिक विवाह है वो भी बढ़ा सकते हैं। और फिर अगेन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि कंक्लूजन है वो हमारा बिल्कुल कंसाइज होना चाहिए, प्लस उसमें कुछ कीवर्ड होने चाहिए, क्योंकि यूपीएस जब एग्जामिनर यहाँ चेक करता है आपका जब कंक्लूजन देखेगा तभी उसको नंबर देने हैं। तो जैसे जब विवाह स्वायत्ता हो, सांस्कृतिक संवाद करें और समाज सहिष्णु बनेगा, तभी अंतर जातीय व अंतर धार्मिक विवाह सांस्कृतिक समरसता, इस तरह के कीवर्ड आपको यूज करने हैं। सांस्कृतिक समरसता, से की राइम देखने को मिल सकते हैं कि सेतु बन सकते हैं। तो इस टाइप आपको पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर में भी हमने देखा, इसमें भी देख रहे हैं कि कीवर्ड के साथ आप कंक्लूजन लिखोगे और कंक्लूजन आपका बहुत ज्यादा कंसाइज होना चाहिए, कंक्लूजन को हम बहुत ज्यादा बल्कि बना दें, ठीक है। इस तरह हम अगर एक और मॉडल आंसर की बात करें तो अगला मॉडल आंसर है कि विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, अब आपको एक एक चीज पे थोड़ा फोकस करना है कि पहली बात तो इसने क्या पूछी गई है कि विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दे, तो पॉइंट 1 तो ये हो गया, से निपटने में सरकार, एनजीओ एवं निजी क्षेत्र, यहाँ पे 3 चीजों की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट, फिर एनजीओ और फिर प्राइवेट सेक्टर के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा। यानी अगर मैं कहूं तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट तो यह है कि विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दे कौन से हैं, और फिर उन मुद्दों से निपटने के लिए सरकार, एनजीओ और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग किस प्रकार का होना चाहिए। यानी मुझे पूरा, जब भी मैं आंसर लिख रहा हूं तो मेरा पूरा फोकस ये रहना चाहिए कि मेरे सामने एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है और मुझे इन दोनों पार्टों पे गंभीरता से सोचना है और उन दोनों पार्टों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक पार्ट को कम या ज्यादा वेटेज देके निकल जाऊंगा, तो फिर मुझे मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग आने हैं। तो अब इसकी सेम ये पूरे जो सैंपल पीडीएफ है आप और इसको खुद अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके लिए जो ये जो पूरी यहाँ पे कट दोबारा, ये जो पूरी सैंपल पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन में साथ में शेयर कर दूंगा, ताकि आप एक एक आंसर को, सैंपल आंसर को पढ़ सकें और इसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखने की अप्रोच बना सकें। तो अगर हम इसके इंट्रो को देख लें तो जल्दी से, अगर इसके इंट्रो को अगर देखें तो समावेशी विकास हेतु नीति निर्धारण, क्रियान्वयन, दक्षता, जमीनी संवेदनशीलता के बीच संवहनीय तालमेल आवश्यक है, जो सरकार, एनजीओ व निजी क्षेत्रों के सहयोग से संभव है।
यानी इसमें हमने कोशिश की है कि जो दोनों पार्ट पूछे उनको टच करते हुए हम इंट्रो यहाँ पे हम दें। और फिर हमारी जो मेन फोकस है कि जब भी हम हेडिंग दें तो एक प्रॉपर गैप छोड़ देंगे ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिखे। और उसके बाद में हम कोशिश करेंगे कि जब भी कोई फैक्ट या कोई भी कंसेप्ट लिख रहे हैं तो उसके साथ प्रत्येक के साथ हमें एक एग्जाम्पल का यूज, जैसे गरीबी व असमानता, विकास के प्रमुख सामाजिक आर्थिक मुद्दे क्या हो सकते हैं, सबसे बड़ा है कि गरीबी व असमानता। और अब हम डेटा का यूज कर लेंगे एग्जाम्पल में, जैसे भारत के 5% लोगों के पास देश की 60% संपत्ति है, और उसके साथ अगर हमने मेंशन भी कर दिया कि ये जो डेटा है ये मैं खुद अपने मन से नहीं लेके आ रहा हूँ, ये ऑक्सफैम के डेटा है, तो ये आपके पॉइंट को कहीं ना कहीं प्रूव कर देता है। ठीक वैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और उसके साथ मैंने फिर एग्जाम्पल दे दिया असर रिपोर्ट का कि केवल 25% युवा ही क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 की स्तर की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। इस तरह आप डेटा और स्पेशली ऑफिशियली डेटा का यूज करके और एग्जाम्पल का यूज करके अगर आप आंसर लिखोगे तो निश्चित है कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ठीक वैसे फिर जैसे इस क्वेश्चन का अगला जो पार्ट है कि विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, एनजीओ व निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग कैसे हो सकता है, तो इसके हम अलग अलग, जैसे इसमें मैंने कोशिश की कि 5 डायमेंशन सीधे खोलने की कोशिश की और उसके बाद में एक अच्छा फॉर्मूला बना के, क्योंकि अब 5 से ज्यादा मेरे पास डायमेंशन खोलने का स्कोप नहीं है ना ही समय है, तो मैं एक फॉर्मूला का यूज कर लूंगा ताकि मैं और ज्यादा दूसरों से और ज्यादा डायमेंशन खोल पाऊं। और उसके साथ साथ प्रत्येक एक टॉपिक के साथ कोशिश करूंगा कि एग्जाम्पल यूज कर लो, जैसे संसाधन पुलिंग, इनमें मैं एग्जाम्पल उदाहरण पीएम आवास योजना, फिर सामूहिक सहभागिता एग्जाम्पल आयुष्मान भारत योजना, क्षमता निर्माण एग्जाम्पल पीएम कौशल विकास योजना। अब देख रहे हो जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो, जो प्रीलिम्स के लिए आप बहुत सारी योजनाएं और इनका यूज आप कैसे यूज कर सकते हो मेंस में, तो ये बेटर आपके पास वे है कि आप इस प्रकार के मॉडल आंसर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करो, इस प्रकार के आंसर राइटिंग का अभी से अप्रोच डेवलप कर लो, ताकि जब आप मेंस लिखने बैठो तो उस समय आपको बहुत ज्यादा होश ना होना पड़े। और उसके साथ साथ क्योंकि हमारे दिमाग में चीजें बहुत सी होती है लेकिन एग्जाम हॉल तक हम लेके बहुत कम जा पाते हैं, और यही रीजन है जिस वजह से हमें मार्क्स कम आते हैं। तो इसका आप कंक्लूजन भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, और उसके साथ साथ कीवर्ड का यूज करते हुए कंक्लूजन लिखा है। जैसे जब सरकार की नीतिगत दिशा, एनजीओ की सामाजिक संवेदना, आप देख रहे हो किस तरह हर एक चीज को मिलाने की कोशिश की गई है कि सरकार की नीतिगत दिशा, एनजीओ की सामाजिक संवेदना, सामाजिक संवेदना। आप में से कुछ लोगों को डाउट होगा कि कीवर्ड कैसे यूज करना है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कीवर्ड को यूज करने का। एनजीओ की सामाजिक संवेदना, शय और स इन दोनों से मिलता हुआ, वह निजी क्षेत्र की नवाचार दक्षता, यानी हर एक फील्ड की जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे यूज कर ली कि सरकार की नीतिगत दिशा, एनजीओ की सामाजिक संवेदना और निजी क्षेत्र की नवाचार दक्षता का संगम होता है, तभी विकास समावेशी, ये जो स्पेशली हमारे सिलेबस की कीवर्ड है, समावेशी, सतत और सहभागी बन पाता है। अगर आप इस तरह की अगर आप लैंग्वेज यूज करते हो तो जाहिर है कि एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा और आपको मार्क्स दूसरों से अच्छे निश्चित तौर पर मिलेंगे। इसी तरह अगर हम कुछ और मॉडल आंसर देखें, जैसे ये 2023 में पूछा गया है, तो इसको आप देख सकते हो। इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे, ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ये इसी अप्रोच के अकॉर्डिंग लिखा गया है, जिस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने पहले 3 क्वेश्चन देखे थे, और ये फिर 2022 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समांतर पंथ की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे जो मेन फोकस है वो पंथ की विशेषताओं पे है, तो हम पंथ को डिस्क्राइब करते हुए इंट्रो लिख सकते हैं। ये भी एक अलग टाइप ऑफ इंट्रो है कि अगर कोई कीवर्ड, मेन कीवर्ड पूछा है, सिर्फ अगर उसी एक कीवर्ड पे फोकस है तो हम उस कीवर्ड को डिस्क्राइब करते हुए लिख सकते हैं, लेकिन अगर और कीवर्डों पे फोकस हो तो हमको सबको टच करते हुए इंट्रो लिखना है। तो इसमें हम इस प्रकार इंट्रो देकर और फिर सेम वही अप्रोच हमें कि जो हमारा मेन कीवर्ड है उसको पूछा गया, उसकी जब भी हम हेडिंग लिख रहे हैं तो उसको अच्छे से गैप छोड़ देना है, और उसके साथ साथ
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्पल्स। तो प्रत्येक कंसेप्ट के साथ हमें एग्जाम्पल का यूज करना ही है। एग्जाम्पल ही है जो आपके क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा दूसरों से बेटर बनाएगी। और एग्जाम्पल, कीवर्ड, डायग्राम, ग्राफ, फॉर्मूला और क्वेश्चन की अप्रोच, यही वो अलग स्पेशलिटी है जिनका मेन फोकस आपको इन सारे मॉडल आंसर में देखने को मिलेगा। ये कुछ सैंपल आंसर है, ऐसे आपको हर साल 2000 और आई थिंक 2017 से लेकर 2017 से 2025 यानी इस साल, इस दौरान जितने भी GS 1, 2, 3, 4 इन सारे सालों के जो हैंड रिटन मॉडल आंसर है, इन आपको 4 बुकों में मिलेंगे। और इसी सारे क्वेश्चन के आंसर इसी अप्रोच में है और सारे क्वेश्चनों को हाथ से लिखा गया है और हर एक क्वेश्चन में अलग से अच्छे से सोचा गया है, उस पर टाइम दिया गया है और ताकि आपकी मेहनत थोड़ी कम हो सके। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर देख सकते हो और इस तरह के अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो निश्चित है कि आप दूसरों से कहीं अधिक बेटर सिचुएशन में होंगे और उसके साथ साथ अपनी तैयारी को एक सही दिशा में लेके जा पाओगे। अगेन, अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप अशोक सोनी IRS टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और ये 6 कीवर्ड, जो 6 मेन पॉइंट कहूँगा, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस पर हम एक बार फिर से बात कर रहे हैं। इन्हीं को आपको हर प्रकार के आंसर को लिखने में इन 6 कीवर्ड की मेन ध्यान में रखना है। अभी के लिए इतना ही। आगे आने वाले सेशन में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड सैंपल आंसर की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।